हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 6 अप्रैल 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, जल जीवन मिशन में सांसदों की बढ़ेगी भूमिका। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में कैच द रेन एक मुहिम चलाई गई थी और वो भी वर्ल्ड वाटर डे पर, यानी कि विश्व जल दिवस पर। विश्व जल दिवस कब होता है? वो होता है 22 मार्च को। तो 22 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैच द रेन वाटर की एक शुरुआत करी गई थी। उसमें क्या होगा कि जो आपका बरसात का पानी है उसको संचित किया जाएगा ताकि वो कृषि योग्य या फिर और कार्यों में उसका उपयोग किया जा सके। तो उसी मुहिम को, और ये मुहिम हुई थी नेशनल वाटर मिशन के तहत। अब उसी में आगे एक कदम और बढ़ाते हुए इसमें सांसदों की भूमिका को भी अब बढ़ाया जाएगा। हर घर नल से जल आपूर्ति की योजना जल जीवन मिशन को तेजी से पूरा करने के लिए स्थानीय सांसदों की भूमिका बढ़ाई जाएगी। उनकी सलाह के आधार पर मिशन की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएंगी। जल शक्ति मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श भेजा है, जिसमें जिला स्तरीय विकास समन्वय और निगरानी कमेटी की बैठकों में सांसदों की राय को विशेष अहमियत देने को कहा गया है, जिसमें योजना को निर्धारित समय पर पूरा करने में मदद मिल सके। राज्यों के साथ संयुक्त रूप से वर्ष 2019 में चलाए जा रहे जल जीवन मिशन को हर हाल में वर्ष 2024 तक पूरा करना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर को नल से शुद्ध पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को जन आंदोलन के लिए इससे जुड़े हर पक्ष को साथ लेकर चलने की अपील की है। आम लोगों से सीधे जुड़ने वाली इस योजना से स्थानीय सांसदों को संबद्ध करने के लिए सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है। नेक्स्ट न्यूज़ है, जम्मू कश्मीर में तैयार हुआ दुनिया के सबसे ऊंचे पुल का आर्च। देखिए, ये जो पुल है वो विश्व का सबसे ऊंचा पुल हो गया है, क्योंकि जो एफिल टावर है उसकी भी ऊंचाई 324 मीटर है और ये जो पुल है वो उससे भी ऊंचा 35 मीटर और ऊंचा है, यानी कि 359 मीटर इसकी पुल की ऊंचाई है और ये चिनाब नदी पर बना है। जम्मू संभाग के रियासी जिले में चिनाब दरिया पर बने विश्व के सबसे ऊंचे पुल का आर्च का अंतिम हिस्सा भी सोमवार को जुड़ गया। इंजीनियरिंग के इस बेजोड़ नमूने को पूरा करने वाले इंजीनियर और कर्मचारियों ने तालियों के साथ इसका स्वागत किया। रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष सुनीत शर्मा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस ऐतिहासिक पक्ष के सारथी बने। अब कुछ फैक्ट्स हैं इसके, जान लीजिए कि 560 मीटर लंबी स्टील फैब्रिकेशन से बनी है अर्धचंद्राकार ये आर्च जो आप देख रहे हैं पिक में। 500 से ज़्यादा कर्मचारियों ने रोजाना 350 मीटर की ऊंचाई पर कार्य किया है। 10 लाख क्यूबिक मीटर अर्थवर्क व 66,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का इसमें इस्तेमाल किया गया है। 26 किलोमीटर मोटर बेल सड़क निर्माण सामग्री ले जाने के लिए बनाई गई थी। 1.3 किलोमीटर पुल की लंबाई और चौड़ाई 13 मीटर है। 1400 करोड़ पुल की कुल लागत का अनुमान इसमें लगाया गया है। 28,660 मीट्रिक टन फैब्रिकेशन स्टील का इसमें इस्तेमाल किया गया है और 8 रिएक्टर स्केल की तीव्रता पर भूकंप झेलने की इसकी क्षमता है। 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के तूफान को ये झेलने में सक्षम है और 584 किलोमीटर के वेल्डिंग ढांचे से विभिन्न हिस्सों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है कि रिश्ते नाजुक, भारत पहुंचे रूसी विदेश मंत्री। अब रिश्ते नाजुक इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि जो रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान जाएंगे, यानी कि इस्लामाबाद जाएंगे, और जो उनका भारत का कार्यक्रम है उसमें उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं बताई गई है। अभी तक क्या होता था, कोई भी विदेश मंत्री आता था किसी भी देश का तो उसकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या भारत के प्रधानमंत्री से जरूर होती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को 2 दिवसीय यात्रा पर सोमवार रात दिल्ली पहुंच गए हैं। उनकी यह यात्रा तब हो रही है जब दोनों देशों के ऐतिहासिक और बेहद मजबूत रिश्तों में कुछ तनाव आने के संकेत दिख रहे हैं। लावरोव की मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात होगी, जिसमें तमाम द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा ब्रिक्स, एससीओ और
RIC यानी कि रूस, भारत और चीन जैसे संगठनों की भावी बैठकों को लेकर भी चर्चा होगी। बैठक में रूस से खरीदे जाने वाले एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 को लेकर भी चर्चा होगी। साथ ही भारत की कोशिश होगी कि अफगानिस्तान में चल रही शांति समझौते की प्रक्रिया को लेकर भी रूस का पक्ष जाना जाए, वह भारत की कितनी अहमियत दे रहा है। दोनों देशों के बीच वार्ता करने के लिए तमाम विषय हैं, लेकिन लावरोव की इस यात्रा के दो पहलुओं को समझना जरूरी है। भारत और रूस के कूटनीतिक रिश्तों में सब कुछ सामान्य नहीं है। पहली बात तो यह कि भारत की यात्रा के बाद लावरोव सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जाएंगे। वर्ष 2012 के बाद रूस का कोई विदेश मंत्री पाकिस्तान की यात्रा पर जाएगा, लेकिन यह पहली बार है कि रूस का कोई बड़ा नेता भारत आने के बाद पाकिस्तान की यात्रा पर जा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से लावरोव की यात्रा का जो एजेंडा सोमवार को उपलब्ध कराया गया, उसमें उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का कोई जिक्र नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक होगा, क्योंकि अमूमन सभी प्रमुख देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से अलग मुलाकात करते हैं। नेक्स्ट है, कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों का आर्थिक रिकवरी पर असर नहीं। कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आने के बावजूद अर्थव्यवस्था की रिकवरी जारी रहेगी। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को जारी अपनी मासिक रिपोर्ट में दावा किया है कि नया वित्त वर्ष 2021-22 अधिक सुनहरा और आत्मनिर्भर वाला होगा। मंत्रालय ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए लॉकडाउन नहीं लगाने के भी संकेत दिए हैं। इसके मुताबिक देश इस वायरस से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। देश के पास जांच से लेकर टीकाकरण के लिए पर्याप्त सुविधाएं हैं। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अर्थव्यवस्था के कई प्रमुख सेक्टर कोरोना की दूसरी लहर के बावजूद रिकवरी के संकेत दे रहे हैं। इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है, जिसमें लगातार 5वें वर्ष उत्पादन का पिछला रिकॉर्ड तोड़ा है। फसल वर्ष 2020-21 में अनाज का उत्पादन 30.33 करोड़ टन को छूने जा रहा है। वित्त वर्ष 2020-21 में मनरेगा के तहत अब तक का रिकॉर्ड रोजगार दिया गया, जो वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 44.7% से अधिक है। नेक्स्ट है कि छोटे उद्यमों के लिए केंद्र सरकार का विशेष दिवालिया व्यवस्था। कोरोना काल में देश के छोटे व मझोले उद्योगों की माली हालत काफ़ी खराब हुई है। माना जा रहा है कि इस श्रेणी के लाखों उपक्रमों के लिए दिवालिया प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है। इस समस्या को देखते हुए सरकार ने एक नया तरीका पेश किया है। इसके तहत जो सूक्ष्म, लघु एवं मझोली औद्योगिक इकाइयां हैं यानी MSME 1 करोड़ रुपए तक के बैंक कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रही हैं, उनके लिए पहले से स्वीकृत दिवालिया प्रक्रिया यानी कि प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी प्लान लागू की जाएगी। इसमें फ़ायदा यह होगा कि मौजूदा दिवालिया कानून के तहत ही इन छोटी इकाइयों पर बकाये कर्ज के भुगतान का मामला बहुत ही कम लागत में और कम समय में सुलझा दिया जाएगा। बैंकों व वित्तीय देनदारों के लिए भी यह काफ़ी सहूलियत वाला होगा। नेक्स्ट है कि निजी बैंकों के लोन वितरण में दर्ज किया गया बड़ा इजाफा। बीते 31 मार्च को खत्म वित्त वर्ष के दौरान कई निजी बैंकों के कर्ज वितरण में बड़ा इजाफा दर्ज किया गया है। देश के सबसे बड़े निजी कर्जदाता HDFC बैंक ने सोमवार को बताया कि उसके कर्ज वितरण में बीते वर्ष के दौरान करीब 13.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ यह 31 मार्च 2021 को 11.32 लाख करोड़ पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष 31 मार्च को 93 लाख करोड़ रुपए रहा था। समीक्षाधीन अवधि में बैंक की जमा रकम भी 16.3% उछलकर 13.35 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंची है। शायद यही कारण है कि जो सरकार है वो प्राइवेट करने जा रही है 4 बैंकों को, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक और यूनाइटेड बैंक। ये ऐसे बैंक हैं जो मतलब वित्तीय सहायता देने के बावजूद भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हमारा, मांग बढ़ाने को मिले प्राथमिकता, और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के जानकार भरत झुंझुनवाला द्वारा।
गत सप्ताह सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करके उसे तत्काल वापस भी ले लिया। दरअसल सरकार द्वारा ब्याज दरें घटाने पर बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी, जबकि हकीकत यही है कि उसमें कटौती से जमाकर्ताओं के हितों पर कोई बड़ा आघात नहीं होता। इसे इस प्रकार समझना होगा कि महंगाई दर में कमी के साथ साथ ब्याज दरों में कटौती करना आवश्यक हो जाता है। जैसे वर्ष 2020 में राष्ट्रीय बचत पत्र पर 7.9% ब्याज मिलता था, जबकि महंगाई दर 4.9% थी, यानी जमाकर्ता को 3% का शुद्ध ब्याज मिलता था। सिद्धांत यही है कि महंगाई जितनी बढ़ती है उतना ही आपके द्वारा जमा की गई रकम का वास्तविक मूल्य घट जाता है। जैसे इस वर्ष आपने 100 रुपये जमा कराए और महंगाई दर 5% हो तो एक वर्ष बाद उस 100 रुपये में आपको केवल 95 रुपये का सामान मिलेगा। इसलिए जमाकर्ताओं को शुद्ध ब्याज पर ध्यान देना चाहिए। वर्तमान में महंगाई दर घटकर 3.7% हो गई है। देखिए, भरत झुंझुनवाला जो ये फैक्ट दे रहे हैं, अगर इसको हम आम जनता के नज़रिए से देखें तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई पूंजी, अगर जो लोग अपनी बचत पूंजी को, जो छोटे छोटी बचत करते हैं, वो अगर बैंक में जमा करते हैं तो वो इसलिए नहीं करते हैं कि 100 रुपये का 95 रुपये बन जाए। अगर महंगाई दर बढ़ रही है तो सरकार का कार्य महंगाई दर को काबू करना है, ना कि आप जो ये फैक्ट्स दे रहे हैं कि 100 रुपये करने पर 95 रुपये बचते हैं। अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसको काबू करना सिर्फ भारत सरकार के हाथों में है। अगर वो चाहे तो उस महंगाई को काबू कर सकती है। जैसा कि अभी पेट्रोल उत्पादों और डीजल उत्पादों पर चल रही है बहस, उसको जीएसटी दायरे में लाकर उसके रेट तत्काल कम किए जा सकते हैं। राज्य सरकारों से बात करके जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार उस पर अलग अलग टैक्स लगाती है, उन टैक्स को भी एक करके कम से कम 18 से 20 रुपए तक पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जा सकते हैं। ऐसा क्यों है कि जो पड़ोसी देश हैं भारत के, उसमें पेट्रोल और डीजल के दाम भारत के मुकाबले कम होते हैं, लेकिन भारत में ज़्यादा है, क्योंकि केंद्र सरकार भी टैक्स लगाती है और राज्य सरकार भी उस पर टैक्स लगाती है। तो अब जो ये आप महंगाई दर का आंकड़ा दे रहे हैं कि 100 रुपये आपके 95 रुपये रह जाते हैं, तो इसको नियंत्रित करिए आप। इसमें सबसे बड़ा रोल यही है, एक उदाहरण है पेट्रोल वाला, कि अगर आप उसको जीएसटी के दायरे में लाते हैं, आपने उसको पहली बात तो आपको ने उसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाए, इस वजह से उसका रेट नियंत्रण में नहीं है। उसके बाद आपने उसका जो रेट का नियंत्रण है वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में दे दिया है, यानी कि रोज़ पेट्रोल की कीमतें तय की जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा इशू है जो सुलझाना चाहिए और महंगाई दर को नियंत्रित करना चाहिए। ब्याज दर घटाने का दूसरा कारण यही था कि इन बचत योजनाओं में जमा राशि से मुख्यतः सरकार द्वारा ऋण लिया जाता था। वही अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जरूरी है कि बैंकों के पास ज़्यादा रकम जमा हो, जिससे वे उद्यमियों को अधिक मात्रा में ऋण दे सकें। वैसे भी सरकार द्वारा लिया गया ऋण मूलतः सरकारी खपत में जाता है, जबकि बैंकों की जमा राशि सामान्यतः अन्य उत्पादक गतिविधियों में लगाई जाती है। समस्या यह है कि छोटी बचत योजनाओं में 7.9% का ब्याज मिलता है, जबकि स्टेट बैंक में 5 वर्ष की जमा पर 5.40% ब्याज ही मिलता है। इसलिए जमाकर्ताओं के लिए बैंक में राशि जमा कराना लाभकारी नहीं है। इससे बैंकों में जमा राशि कम आने के कारण उनके द्वारा उत्पादक गतिविधियों को ऋण कम दिया जाता है। इसलिए जरूरी था कि छोटी बचत पर ब्याज दरों को घटाया जाए, जिससे बैंकों में अधिक जमा राशि आकर्षित हो और बैंक आर्थिक गतिविधियों को गति दे सकें। अब इन्होंने इस पैराग्राफ में एक और बात कही कि बैंकों में ज़्यादा राशि लोग जमा करें, और अगर ज़्यादा राशि जमा करते हैं तो वो तो बड़े व्यापारी लेकर उसे भाग जाते हैं, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, और जो छोटे लोग व्यापारी होते हैं या जो मजदूर वर्ग होता है, वो छोटी छोटी बचत करके किसी तरीके से अपना पेट पालता है और बैंक में जमा करता है। तो ये इनका फैक्ट भी इसमें समझ में नहीं आया। ऐसे हालात को देखते हुए सरकार ने कोविड संकट से निजात पाने के लिए ऋण देने की दिशा में कई कदम उठाए हुए हैं। छोटे उद्योगों, किसानों एवं अन्य तमाम लोगों के लिए ऋण लेना आसान बना दिया गया है। ब्याज दर भी कम कर दी गई है, लेकिन बाजार में मांग के अभाव में सब व्यर्थ है। मिसाल के तौर पर सरकारी योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है, लेकिन उनका काम धंधा सिकुड़ रहा है। ऐसे में यही आसार अधिक है कि वे ऋण का उपभोग निजी जरूरतों के लिए करेंगे। इससे या तो ऋण वसूल नहीं हो पाएगा या ऋण लेने वालों की मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि उन्हें ब्याज भी अदा करना होगा। इसलिए सरकार को ब्याज दर में कटौती करने और ऋण का वितरण कर
अर्थव्यवस्था को पुनः चलाने की नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। इसके बजाय अमेरिका की तर्ज पर नकदी मुहैया कराने की संभावनाएं तलाशी जाएं। सरकार को ब्याज का 100 रुपये सब्सिडी देने के स्थान पर वही 100 रुपये सीधे जनता को ट्रांसफर करने चाहिए, जिससे जनता की क्रय शक्ति बढ़े, बाजार में मांग बने और उद्यमियों के लिए उत्पादन लाभप्रद हो जाए। इस समय की प्रमुख चुनौती बाजार में मांग पैदा करना है। ब्याज दर में कटौती एक उपाय अवश्य है, लेकिन यह अर्थव्यवस्था को पुनः स्फूर्ति प्रदान करने के लिए अपेक्षित रूप से सफल नहीं होगा। भारतीयता के उभार का समय, और यह आर्टिकल लिखा है दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर निरंजन कुमार द्वारा। देखिए, एक जो चुनाव है उस पर लिखा गया है आर्टिकल। जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, भारतीय मूल के अमेरिकी लेखक पत्रकार फरीद जकारिया ने अपनी चर्चित पुस्तक द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड में लिखा है कि बीते कई दशकों तक अमेरिका का दुनिया में वर्चस्व रहा है, मगर 21वीं सदी में अमेरिका का दबदबा घटकर शक्ति का केंद्र चीन तथा भारत जैसे देशों की तरफ खिसक जाएगा। जकारिया की इस अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में भारत के आंतरिक संदर्भ, विशेषकर सांस्कृतिक बौद्धिक विमर्श पर विचार करें तो मेरा मत है कि भारत के सांस्कृतिक बौद्धिक विमर्श का केंद्र बिंदु मार्क्सवाद और तथाकथित उदारवाद जैसे पश्चिमी चिंतन धारा की जगह भारत और भारतीयता जैसे विचार ले रहे हैं। दिलचस्प है कि सांस्कृतिक विमर्श में भारतीयता के तत्वों की पुनर्स्थापना एवं अनुगूंज राजनीतिक विमर्श में सुनाई पड़ने लगी है, जिसकी झलक फिलहाल जारी विधानसभा चुनाव में भी देखी जा सकती है। भारतीयता एवं भारतीय दृष्टिकोण के बढ़ते प्रभाव को शैक्षिक बौद्धिक विमर्श में भी देखा जा सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूलभूत उद्देश्यों में भारतीयता की पुनर्स्थापना शामिल है। योग, आयुर्वेद और वैदिक गणित आदि का बढ़ता प्रभाव भारतीयता की पुनर्स्थापना का ही सूचक है। संस्कृति, धर्म, शिक्षा, इतिहास, पर्यावरण एवं स्त्री के प्रति दृष्टिकोण संबंधी भारत की अत्यंत प्राचीन किंतु अत्यधिक गतिशील परंपरा का महत्व देश ही नहीं दुनिया भी धीरे धीरे स्वीकार कर रही है। आगामी दौर भारतीयता के नवोत्थान का ही समय है। संकालुओं को यह भली भांति समझ लेना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है नक्सलियों का नाश। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के मुठभेड़ में 20 से अधिक जवानों का बलिदान के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह घोषणा की गई है कि नक्सली संगठनों के खिलाफ जल्द ही निर्णायक लड़ाई छेड़ी जाएगी। वह वक्त की जरूरत के अनुरूप है। इसके बावजूद उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि नक्सलियों को जल्द उखाड़ फेंकने की बातें एक लंबे अरसे से की जा रही हैं। फिर भी आज कोई यह कहने की स्थिति में नहीं है कि आतंकवाद के इस नासूर से मुक्ति कब मिलेगी। यदि नक्सलियों के समूल नाश का कोई अभियान छेड़ना है तो सबसे पहले अर्बन नक्सल कहे जाने वाले उनके हितैषियों की परवाह करना छोड़ना होगा। ये अर्बन नक्सल मानवाधिकार की आड़ में नक्सलियों की पैरवी करने वाले बेहद शातिर तत्व हैं। वास्तव में ये उतने ही खतरनाक हैं जितने खुद नक्सली संगठन इनसे ही खुराक पाते हैं। इनकी नकेल कसने के साथ ही इसकी तह तक भी जाना होगा कि नक्सली संगठन उगाही और लूट करने के साथ आधुनिक हथियार हासिल करने में कैसे समर्थ हैं। निश्चित रूप से नक्सलियों को स्थानीय स्तर पर समर्थन और संरक्षण मिल रहा है। इसी के बलबूते उन्होंने खुद को जंगल माफिया में तब्दील कर लिया है। यह मानने में के भी अच्छे भले कारण है कि वन संपदा का दोहन करने वालों की भी नक्सलियों से मिली भगत है। हैरत नहीं है कि उन्हें बाहरी तत्वों से भी सहयोग मिल रहा हो। नेक्स्ट है कि पहले दी कैंसर को मात, अब ओलंपिक में खेलेंगी इकी, और ये स्पोर्ट्स पेज की न्यूज़ है। जापान की 20 साल की तैराक रिकाको इकी ब्लड कैंसर को हराने के बाद अब टोक्यो ओलंपिक में अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। छोटी सी उम्र में इस तैराक ने एशियन गेम्स जैसे बड़े खेलों में 6 स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन कैंसर ने उनके शुरुआती कैरियर पर ही विराम लगाने की कोशिश की। हालांकि उसके बुलंद हौसले और जुझारूपन ने उन्हें टोक्यो ओलंपिक का टिकट दे दिया है। तो ये आज का 6 अप्रैल 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।